गाड़ी के बाद बारी, थाली की गंदगी है चीन की। रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर रोक के बाद अब चीन की नजर हमारी और आपकी थाली पर पड़ गई है। खबर है कि चीन ने वो खाद भेजना बंद कर दिया है जो हमारे खेतों में उगने वाली कई सब्जियों और कई फलों के लिए बेहद जरूरी है। आज जानेंगे कि ये विशेष खाद, ये विशेष फर्टिलाइजर क्या है, खेती के लिए कितना जरूरी है, इससे देश के करोड़ों किसानों पर क्या असर होगा, और सबसे जरूरी सवाल, चीन ने ऐसा गंदा काम किया क्यों और भारत के पास अब रास्ते क्या हैं। साथ ही जानेंगे कि उड़ीसा सरकार ने 3 बड़े प्राइवेट बैंकों पर नकेल कसी है, अपने काम धाम वाली लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन क्यों? बैंकों के नाम ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक। सवाल डिकोड करेंगे कि इन 3 बैंकों ने ऐसा क्या किया कि सरकार भड़की। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by New India Assurance and Hire. Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. पहले चीन वाली खबर पे बात करेंगे। चीन ने भारत को खास किस्म के फर्टिलाइजर्स की सप्लाई रोक दी है। इकोनॉमिक टाइम्स पत्रकार हैं शांभवी आनंद, उनकी खबर बताती है कि ये रोक पिछले 2 महीनों से चल रही है। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों चीन ने गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी, और ये रोक भारत समेत कई देशों के एक्सपोर्ट पर लगाई गई थी। वो रेयर अर्थ वाला पूरा मामला समझना हो तो खर्चा पानी का वो एपिसोड देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन खाद वाली बात में रोचक तथ्य ये है कि चीन ने इस बार सिर्फ भारत में ही रोक लगाई है, बाकी देशों की सप्लाई जारी है। सवाल वाजिब कि चीन ने ये कदम क्या भारत को निशाना बनाने के लिए उठाया है? यदि हां तो क्यों? सवाल जानने के लिए इस खास किस्म के फर्टिलाइजर यानी उर्वरक को समझ लेते हैं। स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स कहते हैं इनको। एनहांस्ड एफिशिएंसी या वैल्यू एडेड उर्वरक भी कहा जाता है। रासायनिक पदार्थ होते हैं बेसिकली, पौधों को खास पोषक तत्व देते हैं और उनकी पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाते हैं, जो काम उर्वरक करते हैं। अब इन फर्टिलाइजर्स की 3-4 तरह की वैरायटीज होती हैं, जैसे वाटर सॉल्युबल जो पानी में घुल जाते हैं, ड्रिप इरिगेशन के जरिए पहुंचते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं, इनको घोलना नहीं पड़ता, लिक्विड फॉर्म में आते ही हैं। कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं एक तरह के, जो धीरे धीरे पोषक तत्व छोड़ते हैं और इनके रिलीज का जो क्वांटिटी है वो किसान के हाथ में होता है। और इसके अलावा स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स भी इसमें शामिल होते हैं, इनका रिलीज का कंट्रोल जो है वो किसानों के पास नहीं होता है। इन स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स में ही बायोस्टिमुलेंट्स होते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो पौधों की ग्रोथ और रेजिलियंस यानी तनाव सहने की शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ नैनो उर्वरक भी शामिल होते हैं। अब इन फर्टिलाइजर्स का काम क्या है, किन फसलों में इस्तेमाल होता है? खास तौर पे फलों पे, जैसे सेब, आम, अंगूर और स्ट्रॉबेरी में खासकर इनका यूज होता है। इसके अलावा सब्जियों में जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, कुछ फूलों की फसलों में और सजावटी पौधों में भी इनका इस्तेमाल होता है। अब भारत के किसानों के लिए क्यों जरूरी है? इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, मेटिकुलस रिसर्च और फर्टिलाइजर्स यूरोप, इन पब्लिकेशंस का रुख करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स मिट्टी की सेहत को सुधारते हैं, गुणवत्ता बढ़ाने का काम तो करते ही हैं, फसलों की पैदावार को 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में, सूक्ष्म पोषक तत्व हिंदी में कहें तो, जिसमें जिंक और बोरॉन जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं, वो आम उर्वरकों से नहीं मिलते हैं, तो वो ये फर्टिलाइजर जो स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स हैं वो जोड़ते हैं। ड्रिप इरिगेशन और ग्रीन हाउस खेती जो होती है उसके लिए ये फर्टिलाइजर बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आसानी से पानी में घुल के पौधों तक पहुंचाए जा सकते हैं कम मात्रा में, और खासकर पॉली हाउस में उगाई जाने वाली फसलों जैसे स्ट्रॉबेरी और गुलाब, उनके लिए भी बेहद ज़रूरी होते हैं। माना किसी खेत में स्ट्रॉबेरी की पैदावार 8 टन हो रही है, तो इस खास किस्म के फर्टिलाइजर की मदद से पैदावार को 10 से 11 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाया जा सकता है। ईटी की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% स्पेशलिटी फर्टिलाइजर चीन से मंगवाता है। अब कितना है ये? भारत आमतौर पर जून से दिसंबर तक के पीरियड में 1,50,000 से 1,60,000 टन ये उर्वरक जो है उसका इंपोर्ट करता है दुनिया भर से। इसमें चीन का हिस्सा कितना है?
1,20,000 से 1,30,000 टन। मतलब इस फर्टिलाइजर के बिना भारत का काम नहीं चलेगा। अब चीन ने इसी पर रोक लगाई है। ईटी की रिपोर्ट बताती है कि चीन ने इन उर्वरकों पे आधिकारिक बैन नहीं लगाया है, बल्कि वो कह रहा है कि जो भारत जाने वाली खेप है हम उसकी जांच कर रहे हैं और उसमें ही प्रक्रियात्मक देरी जो हो रही है वो बार बार उसका हवाला दे रहा है। इस तरह कहें तो ये एक तरह का चीन का चोरी छुपे बैन करना हुआ, क्योंकि ये मानना मुश्किल है कि 2 महीने से जांच ही चल रही है। जी हां, 2 महीने से ये फर्टिलाइजर भारत नहीं आ रहा है। सॉल्युबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी SFIA, उसके प्रेसिडेंट है राजीव चक्रवर्ती। उन्होंने अखबार से कहा कि चीन पिछले 4 से 5 वर्षों से भारत को विशेष उर्वरकों के सप्लाई पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन इस बार प्रतिबंध नहीं है, पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब सवाल है कि चीन ने किया क्यों? ईटी और मनी कंट्रोल इन 2 अखबारों में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हैं। कुछ संभावनाएं और कयास लगाए गए हैं। इनके मुताबिक भारत और चीन के बीच पिछले कुछ सालों में व्यापारिक और राजनयिक रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर साल 2020 के गलवान घाटी विवाद के बाद से। इसके अलावा भारत ने कई चीनी ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया है और चीनी निवेश पर भी सख्ती की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल 2020 को प्रेस नोट के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI जिसको कहते हैं, इसकी नीति में बदलाव किया था। इसके तहत चीन सहित उन देशों से निवेश पर सख्ती की गई जो भारत के साथ अपनी जमीनी सीमा साझा करते हैं। इसके तहत इन देशों से आने वाले सभी इन्वेस्टमेंट के लिए सरकारी मंजूरी जो थी वो अनिवार्य कर दी गई। इसमें चीन भी लपेटे में आया, चीनी कंपनियां भी लपेटे में आई। चीनी कंपनियां जो भारत में निवेश करना चाहती थीं, उनके लिए सब काम पहले जैसा आसान नहीं रहा। अब आगे चलें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अक्टूबर 2024 में, पिछले ही साल, कहा कि हम व्यापार करना चाहते हैं, हम निवेश चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ सुरक्षा उपायों की जरूरत है, क्योंकि भारत एक ऐसे पड़ोस में स्थित है जो बहुत ही संवेदनशील है। जानकारों का मानना है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स और अब फर्टिलाइजर पर रोक से जुड़ा ताजा कदम भारत द्वारा लगाए गए आयात शुल्कों, इंपोर्ट ड्यूटीज और व्यापारिक पाबंदियों के जवाब में उठाया गया है। भारत के पास रास्ते क्या हैं? सवाल यह है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इन खास फर्टिलाइजर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन देश में अभी भी इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा है। कई कंपनियां काम करना शुरू कर चुकी हैं, नाम भी आ रहे हैं जैसे दीपक फर्टिलाइजर, पारादीप फॉस्फेट्स और नागार्जुन फर्टिलाइजर्स वगैरह, लेकिन मांग और आपूर्ति में अंतर बड़ा है। घरेलू प्रोडक्शन से इतर भारत चीन के अलावा जॉर्डन, कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे, इसके अलावा रशिया और इजराइल जैसे देशों से भी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स जो है वो इंपोर्ट की दिशा में कदम उठा सकता है। हालांकि इनके यहाँ से मंगाने पे समय ज़्यादा लगेगा और दाम भी ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, लागत भी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा एक और खाद की कमी की खबर पता चली है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है, एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि किसान जो है वो डायमोनियम फॉस्फेट यानी DAP जैसे उर्वरकों की कमी और उसकी कीमत बढ़ने की बात कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 बड़े कृषि उत्पादक राज्य, इन राज्यों के किसानों ने उर्वरक की DAP की कमी की सूचना दी है। कहा है कि उन्हें एक बोरी के लिए 250 से 350 रुपए अधिक चुकाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल आपको पता है कि गेहूं, दालों और सरसों जैसी फसलों में किया जाता है। यहां भी रोल चीन का है। केयरेज रेटिंग्स की एसोसिएट डायरेक्टर हैं ऋचा बागरिया। उन्होंने मीडिया संस्थान से कहा है कि साल 2024 के पहले 6 महीनों में भारत ने चीन से जितना DAP खरीदा था, अब 1 साल बाद यानी साल 2025 की पहले 6 महीनों में पिछले साल की खरीद के मुकाबले 75% की कमी हुई है। ये कमी कितनी बड़ी है समझ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि भारत अपनी जरूरत का 20% DAP चीन से खरीदता है। खाद वाली बात पे अपडेट्स आएंगे, हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अब अगली एक और खबर का रुख करते हैं। ओडिशा सरकार ने HDFC बैंक, ICICI और एक्सिस बैंक को सरकारी विभागों और सरकार से जुड़े संस्थानों जैसे सरकारी कंपनियों के बिजनेस और जमा राशि संभालने वाली अधिकृत बैंकों की सूची से हटा दिया है। सभी विभागों को इन बैंकों में मौजूद सेविंग्स, करंट और अन्य खातों को तुरंत बंद करके वो पूरे अमाउंट को किसी और अधिकृत बैंक में ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया गया है। हालांकि FD जो है फिक्स डिपॉजिट, उसको बीच में नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन FD मैच्योर होने के बाद इन्हें भी अन्य बैंकों में ट्रांसफर करना होगा। इसके अलावा कुछ खातों जैसे पेमेंट गेटवे, NPS,
पेंशन का जो खाता होता है उसको छूट दी गई है, लेकिन इनके लिए नए खाते अब नहीं खोले जाएंगे। बात करें कि ओडिशा सरकार ने ऐसा किया क्यों, मामला यह है कि इन बैंकों का पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड है कि प्रमुख सरकारी योजनाओं जैसे किसानों के लिए और MSME के लिए और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चल रही स्कीम्स को लेकर इनका प्रदर्शन बड़ा खराब रहा है। इसके अलावा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो CDR जिसको कहते हैं, और जो सालाना क्रेडिट प्लान होता है जैसे सामान्य बैंकिंग मानकों में होता है, उसमें ये बैंक पीछे छूट रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी खेती और छोटे कारोबारियों को उनको कर्ज देने में काफी पीछे रहे हैं, जैसे पीछे हट रहे हों। बता दें कि इससे पहले पंजाब सरकार ने पहले HDFC बैंक को अपने अधिकृत बैंकों की सूची से हटाया था। पंजाब सरकार ने 10 जून 2025 को HDFC बैंक को अपनी अधिकृत बैंकों की सूची से बाहर किया। अब ओडिशा सरकार का फैसला आया है। ओडिशा सरकार के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव शाश्वत मिश्रा ने उन्होंने एक लेटर जारी किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला पिछले 2 वित्तीय वर्षों में प्रमुख फ्लैगशिप्स योजनाओं में बैंकों के लगातार खराब प्रदर्शन और बैंकिंग मापदंडों को पूरा न करने के कारण लिया गया है। इस चिट्ठी में आगे कहा क्या है कि इन सभी संगठनों को इन तीनों बैंकों में रखे अपने बचत बैंक, चालू और अन्य चालू खातों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया जाता है। राज्य दर राज्य सबकी सरकारें प्राइवेट बैंकों से नाराज दिख रही हैं। एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, कारणों के पीछे की बातें जानते हैं और जानते हैं कि क्या और राज्य भी इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं। अगर हम बात करें कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने तीनों बैंक्स को इम्पैनल लिस्ट से हटाने का डिसीजन लिया है, वो क्यों लिया, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो में मतलब होता है कि अगर मैं 100 रुपए का डिपॉजिट ले रहा हूँ किसी पर्टिकुलर स्टेट से, तो मैं उनको लोन कितने रुपए का दे रहा हूँ। तो अगर मैंने 100 रुपए का डिपॉजिट लिया है और मैं 70 रुपए का लोन दे रहा हूँ, तो मेरा क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो है वो 70% है। अगर हम उड़ीसा के बारे में बात करें तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इस पर्टिकुलर स्टेट का करीबन 75% रहा है, और इन तीनों बैंक्स का डिस्पाइट मल्टीपल रिमाइंडर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है 75% से काफी कम रहा है। फिर उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो है एनुअल क्रेडिट प्लान की। अब एनुअल क्रेडिट प्लान में बैंक्स को टारगेट दिए जाते हैं कि अच्छा आप एग्रीकल्चर के अंदर 1000 करोड़ रुपए का लोन देंगे। अगर उस पर्टिकुलर बैंक ने 1000 करोड़ की जगह 700 करोड़ रुपए का लोन दिया है, तो उसका एनुअल क्रेडिट प्लान का जो टारगेट है वो 70% मीट हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम उड़ीसा स्टेट के बारे में बात करें तो उसका ओवरऑल एवरेज जो एनुअल क्रेडिट प्लान का जो रेशो रहा है वो 68-69% का रहा है। एग्रीकल्चर का उसका रेशो जो है 75% का रहा है बाकी सारे बैंक्स का, और एवरेज जो बैंक्स का रहा है MSMEs का वो 73% का रहा। बट इन तीनों बैंक्स का पिछले 2 सालों से ये टारगेट नहीं मीट हुए हैं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। इसे लिखा हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।